जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आता है और 10 साल सर्विस करने के पश्चात यदि वह रिजाइन करता है तो उसे एनपीएस के अंदर क्या क्या लाभ मिलेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो उनको कॉर्पस कितना मिलेगा, पेंशन कितने कॉर्पस से बनेगी, ठीक है, लीव इंकेसमेंट कितना मिलेगा, ग्रेजुएटी की राशि क्या मिलेगी, उसके अलावा और अन्य लाभों में जैसे सीजीजीआईएस का कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, आरएस फंड कितना मिलेगा, या इसके अलावा सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन विभिन्न बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि 10 साल सर्विस करने के बाद में यदि कोई भारत सरकार का कर्मचारी यदि रिजाइन करता है तो उसे क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो हम यहाँ मिलने वाले सभी लाभों की एक एक करके चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, यानी कि पेंशन कितने कॉर्पस से मिलेगी, पेंशन कितनी और कितने कॉर्पस से मिलेगी। तो जैसा आपको पता है कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल से पहले, ठीक है, या सुपर एन्युएशन से पहले, ठीक है, जब तक वह वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की यानी कि सर्विस टोटल क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं कर लेता तब तक, यानी एग्जिट एंड विड्रॉल रूल जो एनपीएस के लिए है वो क्या है कि 20% पैसा है वो तो उसको टोटल कॉर्पस का किसके तौर पर मिलेगा, लमसम के तौर पर मिलेगा। किसके तौर पर मिलेगा, लमसम के तौर पर मिलेगा। ठीक है, और बाकी बच गया जो 80% है, इससे उसे क्या करनी पड़ेगी, पेंशन लेने के लिए एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। पेंशन लेने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी कई प्रीवियस वीडियोज के अंदर बताया हुआ है कि भाई 20% लमसम है जो आपको कब मिलेगा, 20 साल सर्विस पूरी होने से पहले, यानी कि वीआरएस की कंडीशन जब तक आप पूरी नहीं कर लेते हो एनपीएस के अंदर, उससे पहले यदि आप किसी भी प्रकार का यानी एग्जिट कर रहे हो एनपीएस के अंदर तो आपको तो उसे 20% यानी कॉर्पस टोटल कॉर्पस का क्या मिलेगा, लमसम के तौर पर या एक मुश्त धनराशि के तौर पर मिलेगा। और 80% से आपको क्या है, पेंशन की राशि खरीदनी पड़ेगी। पेंशन है जो 80% धनराशि से आपको पेंशन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा हम जब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, यानी कि टोटल कॉर्पस का मैंने इसी के अंदर बता दिया, पेंशन का बता दिया। उसके अलावा जो तीसरी जो चीज आती है वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी यानी कि ग्रेजुएटी। क्या आती है, ग्रेजुएटी की राशि। तो देखो मैं यहाँ पर एक आपको स्पष्ट तौर से बता देता हूं कि जब भी कोई कर्मचारी यानी कि नॉर्मल रिजाइन करता है, कौन सा रिजाइन, नॉर्मल रिजाइन। नॉर्मल रिजाइन का मतलब होता है साधारण। नॉर्मल रिजाइन यदि कोई कर्मचारी करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चाहे उसकी सर्विस कितनी भी वर्ष हो गई हो तो उसकी जो पुरान जो पास्ट जो सर्विस है उसको क्या कर दिया जाता है, फोरफिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, फोरफिट कर दिया जाता है। ठीक है, फोरफिट का मतलब ये होता है कि जो उसकी जो सर्विस की गई है वो लैप्स कर जाती है। ठीक है, तो उसकी जो प्रीवियस जो जितनी भी सर्विस की गई है उसके लिए उसको क्या है, ग्रेजुएटी की राशि है जो नहीं दी जाती है। तब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई कर्मचारी 10 साल सर्विस करने के बाद में क्या कर देता है, रिजाइन कर देता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो टोटल सर्विस है वो क्या कर दी जाती है, प्रीवियस सर्विस है वो फोरफिट कर दी जाती है। उसके बदले में उसको ग्रेजुएटी की राशि है जो नहीं दी जाती है। यदि वह कर्मचारी मान लेते हैं कि वो रिटायरमेंट पर पहुंच जाता है, रिटायरमेंट का मतलब हो गया सुपर एन्युएशन पर पहुंच रहा है। किस पर पहुंच रहा है, 10 साल के बाद में सुपर एन्युएशन की यानी उम्र को प्राप्त कर लेता है, यानी 60 वर्ष उसकी एज हो जाती है, तो वो किस पर पहुंच जाएगा, सुपर एन्युएशन पर पहुंच जाएगा। तो सुपर एन्युएशन की कंडीशन में क्या होगा कि ग्रेजुएटी की राशि है जो उसे 10 साल के बाद में मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मल रिजाइन पर उसे ये राशि है जो नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से यदि वह कर्मचारी क्या करता है, टेक्निकल रिजाइन करता है। टेक्निकल रिजाइन में क्या होता है कि जो आपकी जो पिछली जो सर्विस है, चाहे वो 10 साल हो चाहे वो 15 साल हो, ये जो सर्विस है जो नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो उस सर्विस के दौरान ये जो काउंट कर ली जाती है और आपका जितना भी यानी एनपीएस का जो कॉर्पस है वो उसी डिपार्टमेंट में यानी कि उसका प्रेन है जो ट्रांसफर हो जाता है। प्रेन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जिस डिपार्टमेंट में वे जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो एनपीएस कॉर्पस है वो भी सुरक्षित रहता है और आपकी जो सर्विस है वो भी यानी कि अन्य डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाती है। साथ में जितनी भी आपकी लीव वगैरह है वो भी उसके अंदर काउंट कर ली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल रिजाइन। तो उस टेक्निकल रिजाइन का ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, फिर भी मैं टेक्निकल रिजाइन के लिए अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर से बताऊंगा भाई टेक्निकल रिजाइन के अंदर क्या होता है। इसके अलावा कुछ रिमूवल और डिसमिसल के रूल्स हैं, वो भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई यदि किसी कर्मचारी को 10 साल सर्विस के पश्चात रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उसे क्या क्या लाभ है जो मिलेंगे। अब बच गया आपके पास में क्या, चौथा जो बच जाता है वो बच जाता है लीव इनकेसमेंट। कौन सा, लीव इनकेसमेंट। तो देखो लीव इनकेसमेंट की
यानी कि आपको राशि जो किस प्रकार से मिलती है, इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष की सेवा कर लेता है तो उसके पश्चात उसको 150 दिन की ईएल तक का क्या मिल सकता है, लीव इंकेसमेंट मिल सकता है। इसके अंदर आपको एचपीएल काउंट नहीं की जाएंगी, सिर्फ क्या मिलेगा 150 दिन का ईएल का ही आपको लीव इंकेसमेंट है जो दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई 4 चीजें। जो 5वें नंबर पर जो आती है वो आती है आपकी CGEGIS। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए कंपलसरी यानी कि एक बीमा है। ठीक है, इसकी धनराशि है जो आपकी हर महीने कटती है वो आपको ब्याज सहित है जो वापस मिल जाती है। इसके अलावा जो 6ठे नंबर पर जो फैसिलिटी मिलती है वो कई पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसके अंदर अलग अलग इस फंड को बोला जाता है। किसी में रिस्क फंड बोला जाता है, किसी में आरएस फंड बोला जाता है, अलग अलग एक तरीके से फंड होता है। ये क्या है कि ड्यूटी के दौरान या किसी नक्सली आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान कोई भी जवान शहीद हो जाता है या कोई सरकारी कर्मचारी शहीद हो जाता है तो उसको क्या है कि रिस्क फंड यानी कि आरएस फंड होता है, उसकी यानी कि उसके फैमिली और बच्चों को यानी आरएस फंड से यानी कुछ धनराशि जो फिक्स कर दी जाती है डिपार्टमेंट द्वारा वो उनको मिलती है, एक मुश्त उनको दे दी जाती है। इसके अलावा जो 7वीं जो सबसे बड़ी जो चीज मिलती है वो मिलती है क्या, CGHS की फैसिलिटी। CGHS की फैसिलिटी, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ये कब मिलती है कर्मचारी को, ये रिजाइन करने पर नहीं मिलेगी भाई। यदि कोई कर्मचारी 10 साल के बाद में रिजाइन करता है तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। वो कौन सी है, यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा कर लेता है और वह सुपर एन्युएट हो जाता है। सुपर एन्युएट का मतलब मैंने बताया कोई कर्मचारी भाई 40-45 साल के बाद में भर्ती होता है, या तो वो कंडीशन, या फिर कोई एक्स आर्मी का कोई यानी एक्स आर्मी कोटा से कोई कर्मचारी भर्ती होता है तो उस कंडीशन में उसकी जॉब है जो कई बार 20 साल से कम रह जाती है तो वो भी 10 साल की सेवा में काउंट की जाती है। ठीक है, यानी 10 साल से अबव सेवा में काउंट की जाती है। इसके अलावा यानी कई लेक्चरर वगैरह कई पद ऐसे हैं जो बड़े पद हैं वो 10 साल या 15 साल के आसपास ही उनकी जॉब है जो खत्म हो जाती है। 45-46 साल तक आप यानी कि भर्ती हो सकते हैं। या फिर कोई कर्मचारी जो पहले क्या है कि परमानेंट नहीं था लेकिन धीरे धीरे काम करते हुए कर्मचारी उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है 40 साल 45 साल के बाद में क्या हो जाता है यानी परमानेंट हो जाता है, तो उसकी जो सर्विस है वो पूरी 20 वर्ष या सुपर एन्युएशन तक पहुंचते पहुंचते नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि उस कर्मचारी की सर्विस 10 साल हो जाती है तो उसको CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ है जो उसे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन रिजाइन वाले मामले में CGHS की फैसिलिटी है जो यानी कि किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जाती है। तो कुल मिलाकर आपको अब मालूम चल गया होगा कि भाई पेंशन लेने के लिए आपको 80% यानी कॉर्पस है उससे क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी मिलेगी, और टोटल कॉर्पस है जो लमसम के तौर पर 20% मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10 साल के बाद में ग्रेजुएटी की राशि है जो रिजाइन करने पर नहीं मिलती है। लिविंग केसमेंट है जो 150 डेज का यानी कि ईएल का ही आपको मिलेगा। इसके अलावा CGHS की फैसिलिटी है जो 10 साल के बाद में रिजाइन करने पर नहीं मिलती है, लेकिन आपका CGGIS का पैसा और RS फंड का पैसा है जो आपको यानी वापस कर दिया जाता है। कई विभागों में RS फंड का अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि भाई 10 साल की सर्विस करने के पश्चात नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर यानी कि कर्मचारी को क्या क्या लाभ हैं जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।